दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बेसिक साइंसेस मेरा यूट्यूब चैनल, जहां मैं आपको एनसीईआरटी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूं और एनसीईआरटी में बताए गए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। ठीक? तो हम ये जो हमारा वीडियो है, ये सेल चैप्टर का तीसरा पार्ट है। ठीक? इस पार्ट में हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेल डिवीजन, ठीक, और सेल थियरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? इससे पहले की जो वीडियो है वो भी बहुत डिटेल में है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके भी एक बार देख लो। आपको ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा, अगर आपको पुराने वीडियोज़ की नॉलेज है तो। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल। आपने बहुत सारे मीम या फिर इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा होगा, जहाँ पे लोग इसका बहुत ही यूज़ करते हैं मीम्स में। ठीक? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक? तो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? जैसे आपके घर में जो बिजली आती है, बिजली जो सप्लाई होती है, वो पावर हाउस से आती है। ठीक? जो बिजली है, जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उससे आपके घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं, लाइट बल्ब, फैन, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, फैन, जितने भी अप्लायंसेस हैं, सबको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट आता कहाँ से है? पावर हाउस से। ठीक? तो पावर हाउस हर एक सिटी में होता है, जो पूरे शहर को एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है? उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में पाया जाता है, जो हमारे सेल का एनर्जी सोर्स है, सेल के लिए एनर्जी बनाता है। ठीक? तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है? देखिए यहाँ भी यही सब बातें लिखी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी। तो सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक? एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो उन सब एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ठीक? इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स जो डबल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो है आपका न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गेनेल्स डबल डबल लेयर होते हैं। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो सिंगल लेयर होते हैं। ठीक है? इसको आप याद कर लो। तो जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, वो कैसा होता है? वो होता है आपका स्मूथ होता है। देखिए यहाँ पे दिखाया है, जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है वो कितना स्मूथ है। ठीक है? बिल्कुल स्मूथ है। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद बने होते हैं। ठीक है? देखिए ये छेद होते हैं, बट ये छेद यहाँ पे ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है? और जो इनर मेम्ब्रेन होता है, वो क्या होता है? फोल्डेड होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे ये सब देखिए उंगलियों की तरह नहीं लग रहा आपको? ये सब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं या क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक? ये क्या होता है? देखिए जैसे ऐसे प्रोजेक्शन है, ये उंगलियों की तरह नहीं लग रहा है आपको? इसको क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये इनर मेम्ब्रेन होता है। ये इस फोल्डिंग को हम क्रिस्टा बोलते हैं या क्रिस्टे बोलते हैं। ये क्रिस्टे क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ठीक है? तो आप जहाँ पर भी फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जहाँ पे आपको बायोलॉजी में आता है, वहाँ आप ये समझोगे कि वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कोई चीज़ फोल्ड हुई है। ठीक है? इसी तरह आप जो आपके लंग्स हैं, उसमें एल्वियोलाई जो होता है, वो भी बहुत फोल्डेड होता है, पैक्ड होता है। जो आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं, वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। वो भी, उनका भी काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना। तो जहाँ पे आप बायोलॉजी में फोल्डेड या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पढ़ते हो, तो समझ जाना कि उसका मेन का जो फंक्शन होगा इसका, ये फोल्डेड होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ाना है। सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज़्यादा वो एरिया प्रोवाइड करेगा केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक? जितना केमिकल रिएक्शन हो, इसी केमिकल रिएक्शन से उतना ज़्यादा एनर्जी बनेगा। ठीक है? तो क्या सीखा हमने? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका 2 लेयर का होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है स्मूथ होता है, इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक? उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ये जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जिससे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के करने के लिए ज़्यादा एरिया अवेलेबल होता है, और ज़्यादा एरिया अवेलेबल है तो ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगा और उससे ज़्यादा एनर्जी बनेगी। ठीक है? अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है? जैसे मान लो
हम ग्लूकोज खाते हैं या फिर कार्ब्स खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, वो छोटे छोटे और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। फिर वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है और इससे एनर्जी बनती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक करके या फिर और अदर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, यू ऑलरेडी लर्न, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट, आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी। ठीक, जैसे मान लो ग्लूकोज बर्न हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज बर्न हुआ, इससे कुछ हीट, या फिर क्या बोल सकते, हीट नहीं, एनर्जी बोलोगे, जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो इसका एग्जांपल आप, और जैसे मान लो आप लकड़ी जलाते हो, ठीक है, वुड को बर्न कर रहे हो, तो वुड बर्न करने में कौन सी एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। तो अगर आप उस एनर्जी को किसी फॉर्म में स्टोर कर पाओ, तो जिस फॉर्म में आप स्टोर करोगे वही आपके लिए एनर्जी करेंसी हो जाएंगी। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक होता है, ये एनर्जी बनता है, और इसको, इस एनर्जी को एक मॉलिक्यूल में, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रिजर्व करके रख देता है, एटीपी। ठीक, अब जैसे मान लो जो करेंसी करेंसी होता है, उसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे यूज़ करते हो। अभी आपने यहाँ पे एनर्जी बना लिया, जैसे मान लो आप, आपके पेरेंट्स कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक, काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, करेंसी मिल रही है, ठीक, तो जहाँ पे वो काम करते हैं वही, उस जगह आपको आपकी ज़रूरत, जैसे आटा, चावल, गेहूँ, शैम्पू, ये सब नहीं मिल जाता कि आप ये सब ले जाओ, महीने भर का खर्च को देखो। वो क्या करते हैं, वो आपको करेंसी देते हैं, ठीक, पैसा देते हैं, बोलते हैं कि ये पैसा लो, ठीक, ये आपकी सैलरी है। फिर आप उससे जो आपकी जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है, आप उस पैसे को अपने हिसाब से यूज़ करते हो। इसीलिए उसी की तरह जो हमारी एनर्जी बनती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, ग्लूकोज को बर्न करके जो एनर्जी बनाता है, ठीक, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है एटीपी मॉलिक्यूल में। और जो सेल को जहाँ पे इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एटीपी को यूज़ करता है, खर्च करता है, और उससे दोबारा से इसी एनर्जी को पा लेता है, ठीक, जिससे सेल अपनी एक्टिविटीज़ को कर पाता है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अब एटीपी वाली चीज़। देखिए यहाँ पे यही चीज़ सब कुछ समझाया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है। इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें एक एनर्जी निकलती है, ठीक है, इस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब ये जो एनर्जी स्टोर हो गया है, इससे हम इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और जब ये एटीपी ब्रेक होता है, तो उससे दोबारा एनर्जी बनती है, जहाँ हमको यूज़ है वहाँ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात है ये एनर्जी को हमारा सेल एज अ करेंसी की तरह यूज़ करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्लास्टिड के बारे में। ठीक, जो प्लास्टिड होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो प्लास्टिड होता है, ये भी हमारा डबल लेयर का होता है। अब प्लास्टिड क्या होता है, सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल एंड बियॉन्ड। ठीक है, जितने भी आपके प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज, कुछ अदर एल्गी, कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, जिनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो ग्रीन कलर के एल्गी वगैरह होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब, ठीक है, जो आपके तालाबों में काई लगी होती है हरी हरी, ठीक है, वो सब भी, उनके अंदर भी कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये अपना एनर्जी फूड खुद बना लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हमारी मम्मी भी खाना किचन में खुद बना लेती है, ठीक, वो खाना बनाना और इस खाने बनाने में डिफरेंस है। मैं आपको इसको बहुत गहराई से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारे अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स है क्या, एनर्जी आती कहाँ से, मेनली, ठीक, हमारे अर्थ पे जो मेन एनर्जी सोर्स है वो है सन। ठीक, अगर सन ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई एनर्जी सोर्स नहीं होगा, हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और उस एनर्जी को कैप्चर कौन करता है, उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं प्लांट। ठीक, उस एनर्जी को कैप्चर करके प्लांट क्या करते हैं, खुद ग्रो करते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं, नट्स बनाते हैं, ठीक है, लीव्स बनाते हैं, ठीक, जिनको हम एनिमल्स खाते हैं, ठीक, उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो देखा जाए तो इस अर्थ पे एनर्जी को लाने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एनर्जी को स्टोर करने वाला कौन ऑर्गेनिज्म, एनर्जी को बनाने वाला कौन ऑर्गेनिज्म है, एनर्जी को ट्रैप करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, वो है प्लांट। ठीक, और जिनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्लांट सेल है, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है। बाकी हम क्या करते हैं, हम इस प्लांट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ करते हैं, प्लांट के लीफ को यूज़ करेंगे, उसके रूट्स को यूज़ करेंगे, स्टेम को यूज़ करेंगे, फ्रूट्स को यूज़ करेंगे, सीड को यूज़ करेंगे।
और हम उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, हम तो बस उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, खाना पका देते हैं। ठीक, तो हम बना नहीं रहे हैं, हम बस उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। खाना बनाने का काम तो, फूड सिंथेसिस का काम तो प्लांट ही करता है, और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। ठीक है, तो जो लाइट से अपने फूड को बनाते हैं वो है फोटोसिंथेसिस। ओके, आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं कि यू हैव लर्न दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल सेल दैट कम्स फ्रॉम फूड। ठीक है, आपने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, जो खाने से आता है। बट ये खाना अब कहाँ से आता है? जैसे आप ग्लूकोज जो खाते हो, जैसे मान लो ग्लूकोज खा लिया आपने, ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज से तो एनर्जी ले सकता है, इस ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्ट करके एटीपी बना देगा। ठीक, बट ये अल्टीमेटली ये ग्लूकोज कहाँ से आया? ये ग्लूकोज आया है इसी प्लास्टिड, इसी प्लांट से जिसने ग्लूकोज को बनाया है। सन की लाइट को यूज़ किया है, सन की एनर्जी को यूज़ करके ग्लूकोज बनाया है। ठीक है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, कम फ्रॉम, कहाँ से आया है। ठीक, जो एनिमल होते हैं कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, जो हम एनिमल्स हैं, हम अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, खुद सिंथेसाइज नहीं करते अपने सराउंडिंग से। मगर जो प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फूड को। कैसे सिंथेसाइज करते हैं मैंने आपको बता दिया, सनलाइट से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड? अब ये प्लांट अपना खाना कहाँ सिंथेसाइज करते हैं? एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी। ये जो प्लांट हैं अपनी जो फूड को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक, वो करते हैं प्लांट के जो ग्रीन ग्रीन पार्ट्स हैं। ठीक, जैसे मान लो लीफ हो गया, जो हरी स्टेम हो गया, जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं या फिर जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं, जनरली वो लोग सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। मेनली अगर आपको याद रखना हो तो लीव्स याद रखो, प्लांट अपने फूड को सिंथेसिस लीव्स में करते हैं। ठीक है, और इसी को यूज़ करते हैं ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी, इसी एनर्जी को सेलुलर एक्टिविटी करने के लिए यूज़ करते हैं। जो प्लांट यूज़ स्पेशल ऑर्गेनल्स, अब प्लांट इस फूड को सिंथेसिस के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनल का यूज़ करता है, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। सिंथेसिस के लिए भी यूज़ करता है और स्टोरेज भी करता है। ये मतलब प्लास्टिक का फंक्शन आया, वो आप लिखोगे फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज, ये दो चीज़ आप लिख लोगे। इसको आप वन बुक में अपने अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। ओके, एज यू हैव लर्न दैट प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने बता दिया आपको, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, अ ग्रीन पिगमेंट, अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, प्लांट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो क्या करता है, विच प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर पाया जाता है। ये जो जो क्लोरोप्लास्ट है एक तरीके का एक प्लास्टिड है, प्लास्टिड एक ऑर्गेनिल है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट उसका एक टाइप है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उससे क्या बनाएगा, अपना फूड बनाएगा। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। अब ये क्लोरोप्लास्ट बना किस चीज़ से होता है? ठीक, क्लोरोप्लास्ट का एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। जो स्ट्रोमा है ये है, जो इसके अंदर सेमी सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। और जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये डिस्क डिस्क ये जो बने हुए हैं, ठीक है, उसको कनेक्टिंग लेमिला बोलता है। ठीक है, ये डिस्क है और ये लेमिला है। ये जो डिस्क है इसी के अंदर आपकी सनलाइट की ट्रैपिंग होती है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, विद इन द स्ट्रोमा, विद इन आर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट कंटेन क्लोरोफिल। ये जो डिस्क स्ट्रक्चर है इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, सनलाइट आके यहीं पे ट्रैप होता है और इसी से हमारा एनर्जी बनता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ठीक है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम देखिए यहाँ पे यही बताएं, ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है इन्हीं के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और शुगर बनता है। शुगर बन गया तो वो जो बनता है वो स्टोर होता है स्ट्रोमा, बनेगा डिस्क वाले स्ट्रक्चर में बट स्टोर होता है स्ट्रोमा में। ये जो आपकी जो फ्लूइड भरा हुआ है सेमी सॉलिड, उसी के अंदर आपका जो शुगर बना है वो स्टोर हो जाएगा। और इसके साथ कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी, शुगर ही जनरली स्टार्च होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया। ठीक, अब ग्लूकोज क्या होता है, जब पॉलीमराइज मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं तो स्टार्च बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये शायद लेबलिंग तो नहीं किया है, ये जो अच्छा नहीं 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 दिखाया है इसमें, मॉलिक्यूल्स में नहीं दिखाया है। ठीक है, जो स्टार्च ग्रेन्यूल
और आपका जो शुगर है वो स्टोर हो जाता है स्ट्रोमा में। ठीक है। अब जो आपका ये देखिए अलग से बात लिखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है उनके अंदर कुछ फीचर्स जो है कॉमन है। उनके पास उनका खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। अब डीएनए है, अगर किसी के पास खुद का डीएनए आ जाए तो वो क्या करेगा, वो अपने हर एक प्रोसेस को खुद से मेंटेन कर सकता है, खुद से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, खुद एक अपना फंक्शन चला सकता है, क्योंकि डीएनए में सारी जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, और वो जेनेटिक मटेरियल सेल, मतलब कोई सेल है उसको बता सकता है कि आपको क्या क्या फंक्शन करना है। ठीक, सेल की पूरी जानकारी डीएनए में होता है। ठीक है, तो अगर डीएनए आ गया तो आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट बना देता है। ठीक है, और राइबोसोम है, राइबोसोम का मेन काम है कि प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, दस दे कैन मेक देयर सम ऑफ ओन प्रोटीन्स। These characters suggest that both mitochondria and plastid share an evolutionary history with these single cell organism। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब है, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं हमारा, उनको ये माना गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी उनसे लिंक्ड है एवोल्यूशन। जैसे हमको बोला जाता है कि हम चिंपैंजी से लिंक है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनल्स हैं उनसे लिंक है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, आप आगे पढ़ोगे आगे की क्लासेस में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लास्टिड है आपका। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि ये भी आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। ठीक, और ये किसी बड़े सेल के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए, ज़्यादा सेफ्टी के लिए, ये क्या हुआ कि इन बड़े सेल्स के अंदर जाके ये रहने लगे। ठीक, तो रहने लगे तो इन्होंने क्या किया, इन सेल्स के लिए आपका एनर्जी बनाया, माइटोकॉन्ड्रियन एटीपी बनाया। ठीक, और आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उसने ग्लूकोज बनाया। ठीक, अब इन दोनों को क्या मिला, यहाँ पे सेफ्टी मिला और फूड सोर्सेज मिले जो आ रहे थे, सनलाइट मिला इजीली, प्रोटेक्ट मेन इसमें इन दोनों को अंदर यहाँ पे क्या मिला, एक प्रोटेक्शन मिला। ठीक, ये प्रोटेक्शन मिला, इसी प्रोटेक्शन की वजह से ये इस सेल के अंदर रह गए। ठीक, और अभी तक इनका डीएनए और जो आपका क्या बोलते हैं राइबोसोम के ऊपर जो स्टडी की गई, इनके अंदर जो राइबोसोम पाया गया वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वाला भी पाया गया, मतलब प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली उनके काफ़ी क्लोज पाया गया इनका जो राइबोसोम वगैरह, उसका स्ट्रक्चर सिमिलर मिला। तो इससे हम एक लिंक बना पा रहे हैं कि इनका एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेयर करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से। मतलब जैसे हम एज अ ह्यूमन एंड चिंपैंजी एक एवोल्यूशन से लिंक्ड है, ऐसा माना जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स कॉमन है। ठीक है, हमारे और चिंपैंजी के। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और जो आपके सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स हैं, ऐसा माना जाता है कि वो भी सेम एंसेस्टर से आए हैं, सेम एंसेस्टर से वो आए हैं। ठीक है, उनका कोई कॉमन मतलब कि ये भी एक अपने आप में अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म थे, और सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ये किसी बड़े सेल के अंदर जाके रहने लगे और आज तक वो वैसे मेंटेन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, थैंक यू। अब आगे देखते हैं, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं फटक से। देखो, जो ये आपके प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब ने कलर को कैसे पाते हैं। ठीक, ये प्लास्टिड की वजह से पाते हैं। जो आपके लीव्स वगैरह होते हैं जो हरे कलर का है, उसको आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो प्लास्टिक्स को क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है, क्रोमा मतलब कलर होता है। ठीक, और प्लास्ट मतलब आपको एक प्लास्टिड से डराइव हो गया। ठीक है, तो ये जो जिस जिस कलर के आपके होंगे, जो आपका प्लास्टिड है जिस कलर का होगा, जिस कलर का उसके अंदर पिगमेंट होगा, उसी तरीके का आपको उसका कलर शो होगा। ठीक है, जैसे आप दियर पिगमेंट मे बी येलो, ऑरेंज, रेड आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर इन सच फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, जो पिगमेंट्स आपके फूल पत्ती में पाए जाते हैं, ठीक है, ये असल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट पाया गया उसी की वजह से फ्रूट्स और आपके फ्लावर्स में कलर आया है, ये बताया गया है। अब ये ब्राइट कलर्स क्यों हैं, ये ब्राइट कलर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। ठीक, पॉलिनेटर्स को, तो पॉलिनेटर्स क्या आते हैं, जो उनके सीड्स हैं उनको डिस्पर्सल में हेल्प होता है, और पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब कहीं का पॉलन उठा के, जैसे मेल प्लांट से पॉलन उठाया और उसको फीमेल प्लांट में ले जाके पॉलिनेट कर दिया, जिससे ये
मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन होगा और सीड का फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा, जब ये सीड बन जाएगा तो सीड का डिस्पर्सल भी हो जाएगा। इसीलिए फ्लावर्स जो होते हैं आपके ब्राइट कलर्स के होते हैं, जो फ्रूट होता है वो ब्राइट कलर का होता है सीड डिस्पर्सल के लिए। ठीक है, इसका एक ही लॉजिक है। सम प्लास्टिक लैक पिगमेंट्स एंड दस कलरलेस। कुछ प्लास्टिक के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, कलरलेस होते हैं, इसलिए हम उनको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। इनका तो फिर काम क्या है, जब ये कलरलेस है तो ये सनलाइट को यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनका काम क्या है, स्टोरेज का। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च ऑयल प्रोटीन। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्टार्च ऑयल प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, और इसको क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन कि वो क्या कौन सा फूड मटेरियल स्टोर कर रहा है। फॉर सम जैसे सम ल्यूकोप्लास्ट इनको टैटो एंड टैरो स्टार्च स्टोर करते हैं, बाकी अगर कुछ और होगा उसमें आपके प्रोटीन्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स ये सब स्टोर करता है। ठीक है, अब हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया। क्लोरोप्लास्ट देखिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये इसके अंदर डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रोमा होता है। ठीक है, जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है इसी के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल या फिर कोई और भी पिगमेंट। ठीक, ये क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, एनर्जी बनाता है, उस एनर्जी से ग्लूकोज बनता है। जब ये ग्लूकोज बनता है तो वो स्ट्रोमा में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसकी कहानी इतनी है। अब ये क्या होता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है इनके एवोल्यूशनली लिंक्ड है ये सिंगल सेल ऑर्गेनल्स, इसका रीजन मैंने बता दिया। और जो फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनके कलर्स अलग अलग क्यों होते हैं, इनका मेन रीजन है कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करे और सीड डिस्पर्सन में यूज कर हेल्प करे। या आप इसको अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट भी बता दिया, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता तो ये एनर्जी नहीं बना सकता, तो स्टोरेज के काम में आता है। अब वैक्यूल देखते हैं। जो वैक्यूल है ये ऑर्गेनल फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट है। ठीक है, स्टोरेज, ये स्टोरेज में काम आता है और सपोर्ट में काम आता है। ठीक है, जो हमने प्लास्टिक पढ़ा है जैसे क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन प्रोड्यूस फूड एंड टेम्परेली स्टोर इट। ये जो होता है, जो आपका प्लास्टिड है, प्लांट के फूड को बनाता है, मतलब ग्लूकोज वगैरह को बनाता है, और टेम्परेली स्टोर भी करता है, परमानेंटली या टेम्परेली। तो अदर प्लास्टिड सच एज ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग। ठीक है, एक बनाए। बट वेयर आर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर। जैसे मान लो जो फूड बना है वो तो प्लास्टिक में स्टोर हो गया, ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर हो गया, बट अदर जो चीज़ें हैं जैसे वाटर हो गया, मिनरल हो गया, वेस्ट मटेरियल होगा, वो सब कहाँ स्टोर होगा, तो उसके लिए आता है, आपका नाम है वैक्यूल का। वैक्यूल मतलब खाली जगह। ठीक, यहाँ पे ये सब चीज़ें स्टोर होंगी। ठीक है, वाई डू प्लांट लोग विल्टेड व्हेन दे डू नॉट गेट एनफ वाटर। अब जो आप पानी को अगर आप सॉरी प्लांट को अगर आप पानी नहीं दोगे तो वो मुरझा क्यों जाता है। ठीक, इसका यहाँ पे रीज़न बताया देखो। इन मैच्योर प्लांट सेल्स देयर इज यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो प्लांट सेल होते हैं ना उसके अंदर जो वैक्यूल होता है बहुत बड़े साइज का वैक्यूल होता है, बल्कि न्यूक्लियस आज छोटा सा होगा। बड़े साइज से का खाली जगह होता है जिसके अंदर वाटर, मिनरल्स, ये है वैक्यूल, वाटर मिनरल्स भरे होते हैं। तो इसका काम क्या है। ठीक है, और इस फ्लूइड को, वाटरी फ्लूइड को जो इसके अंदर भरा होता है, इसको हम सेल सैप बोलते हैं, सेल का सैप। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपका डायग्राम दिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट देख रहा हूँ। जो कंपेयर करने वाला डायग्राम था प्लांट, एनिमल सेल और बैक्टीरिया वाला, ये देखो, ये आपका प्लांट्स है, इसके अंदर कितना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लांट का जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वो वैक्यूल ही कवर करता है। देखिए न्यूक्लियस भी साइड में प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। तो वैक्यूल का फंक्शन क्या है कि वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज करता है और एक प्लांट को एक शेप भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करता है वो बताता हूँ। पहले स्टोरेज क्या करता है मैंने बता दिया, वाटर और मिनरल करता है और वेस्ट मटेरियल करता है। और ये जो फ्लूइड भरा होता है वैक्यूल के अंदर, इसको हम सैप बोलते हैं, ये हमने बता दिया। ठीक है, और ये एक सिंगल सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ऐसा वैक्यूल है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होगा, ठीक, उससे बाउंड होता है वैक्यूल। अब वैक्यूल के अंदर सैप फिल्ड होता है, मैंने बता दिया आपको। तो वैक्यूल स्टोर वाटर, ये भी बात हो गया। शुगर भी, वाटर, मिनरल, शुगर और वेस्ट मटेरियल, शुगर भी स्टोर कर सकता है। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल। ये बात देखो आप, जैसे मान लो ये हो गया सेल वॉल, ये बड़ा सा वैक्यूल हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। तो जो अगर मान लो यहाँ पे वाटर फील्ड है तो क्या होगा, ये भरता जाएगा और एक प्रेशर इधर क्रिएट करेगा सेल वॉल के ऊपर। ठीक, जिसकी वजह से सेल क्या रहेगा, स्ट्रेच रहेगा, एकदम एकदम अपनी शेप को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो इस जो वैक्यूल प्रेशर लगाता है सेल वॉल को, इसको आप अलग से लिख लो, टर्गर प्रेशर बोलते हैं, TURGOR, टर्गर प्रेशर। ठीक है, इसके बारे में आप 11th में पढ़ोगे अच्छे से। तो मान लो अगर आपने सेल को पानी नहीं दिया, बहुत समय से पानी नहीं दिया, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, पानी नहीं दे रहा हो, तो ये क्या होगा, सेल जो स्टोर वाटर है उसको यूज़ करेगा।
जैसे जैसे यूज़ करेगा इसका वैक्यूल क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। पहले इतना होगा, फिर इतना होगा। अब जब मान लो वैक्यूल ही इतना रहा, ये जो प्रेशर लगा रहा था, पहले तो उसमें ठूस ठूस के भर रहा था पानी, तो जब जगह इसमें बचेगी नहीं तो क्या होगा, प्रेशर लगना कम हो जाएगा। तो प्रेशर लगना कम हो जाएगा, तो ये जो ये प्रेशर मेंटेन है अभी वो मेंटेन नहीं रहेगा, और सेल क्या हो जाएगा, विल्ट होने लगेगा, मुरझाने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा, अगर आप पानी को, सॉरी, पेड़ पौधों को पानी नहीं दोगे, इसीलिए वो मुरझा जाते हैं। ये जो टर्गर रिएक्शन होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, ये जो लग रहा है इस पे, इसी वजह से मुरझा जाते हैं। देखो यहाँ पे यही सब तो लिखा है, आगे देखते हैं क्या हम जो बताता हूँ मैं। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर इनसाइड द सेल, बता दिया, विच कीप प्लांट सेल फर्म, जो मैंने बताया आपको, फर्म रहने में मदद करता है। व्हेन प्लांट डज नॉट गेट एनफ वाटर द वैक्यूल लूजेज वाटर, बता दिया, द सेल बिकम्स लेस फर्म एंड द प्लांट गेट विल्टेड, ये मैंने आपको बताया। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर समटाइम प्रेजेंट ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल, बता दिया मैंने आपको, डायग्राम में दिखाया। दे हेल्प इन टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल, तो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में टेम्परली थोड़े मोड़े होते हैं जो टेम्परली चीज़ों को स्टोर करते हैं। अब देखो ये थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, देखो मैंने इसको पढ़ लिया पूरा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो एक है आपका प्लांट माइकोप्लाज्मा माइकोइड, तो साइंटिस्ट 2010 में जे क्राइब वेंटर ने क्या किया कि एक बैक्टीरिया लिया, उसका डीएनए निकाला और उस डीएनए की पूरी स्टडी कर लिया, जो उसके कोड्स हैं उसको निकाल के उस कोड को एक कंप्यूटर में स्टोर कर लिया। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, उसी कोड के जरिए जो उन्होंने कंप्यूटर में स्टोर किया था उसी से उसको रीड करके वैसा ही कोड डीएनए का उन्होंने बना दिया, फिजिकल बना दिया। मतलब फिजिकली हम क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वगैरह यूज़ करके पीसीआर वगैरह में डीएनए सिंथेसिस करते हैं, तो उसी तरीके से उन्होंने उसके पूरे जीनोम, मतलब क्या, पूरे जेनेटिक मटेरियल को लिया और उसको रेप्लिकेट कर दिया। और जब हम सिमिलर, उन्होंने एक दूसरा जो बैक्टीरिया पहले लिया था उसका डीएनए मटेरियल निकाल लिया, बैक्टीरिया मर गया। ठीक, अब फिर उन्होंने क्या किया, सिमिलर दूसरा बैक्टीरिया लिया, उसका जो जेनेटिक मटेरियल था उसको निकाल दिया, और जो उन्होंने लैब में जो डीएनए बनाया था, लैब में जो डीएनए बनाया था उसको इस बैक्टीरिया के अंदर इम्प्लांट कर दिया, रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बाहर से डीएनए डालने पर भी बैक्टीरिया अपना नॉर्मल सब कुछ फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक, इससे ये पता चलता है कि डीएनए ही वो स्ट्रक्चर है जो सेल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लो, डीएनए कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड, बट अभी तक हम ऐसा नहीं हो पाया कि हमने डीएनए तो बना लिया है लैब में, बट अभी तक ऐसा नहीं हो पाया कि हम पूरे सेल को, एक लाइव सेल को लैब में बना पाएँ। भले केमिस्ट्री या फिजिक्स, बायोलॉजी कितनी भी आगे हो गई, बट पूरे एक लाइव सेल को बनाना मुश्किल है ह्यूमंस के लिए, जो फंक्शन करे। ठीक है, अब हमने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है सबको कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं प्लांट में डिवीजन कैसे होता है, प्लांट्स अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, प्लांट ग्रो कैसे होते हैं। ठीक है, मेनली प्लांट ग्रो कैसे होते हैं और डिवाइड कैसे होते हैं, यही पूरा एक मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है। पहले यहाँ से देखो, जब आपको कट लगता है स्किन में, या फिर आपके बाल थोड़े से झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो वापस जो स्किन होता है वो हील हो जाता है और बाल वापस में ग्रो हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे सेल हैं हमारी बॉडी में कैन ग्रो एंड डिवाइड। ठीक, जो हमारे बॉडी में सेल हैं वो ग्रो हो सकते हैं, मतलब बड़े हो सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। जो उससे क्या होगा, जो हमारे पुराने सेल हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लो कोई जनरेशन है उसमें दादाजी है, ठीक है, दादाजी बूढ़े हो गए, दादाजी की डेथ हो जाएगी, या फिर कोई बूढ़ा पर्सन है, देखो जो इस दुनिया में आया उसकी डेथ होना पक्का है। ठीक है, तो इनकी डेथ होगी, इनको रिप्लेस करने वाले इनके बच्चे आएंगे। ठीक है, तो ओल्ड ओल्ड डेड डैमेज, तो जितने भी ओल्ड सेल होंगे, डेड सेल होंगे, डैमेज सेल होंगे, उनको नए सेल डिवाइड कर देंगे। जैसे नए 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 इंसान पुराने इंसान को रिप्लेस कर देते हैं। मतलब अगर किसी की डेथ हो गई तो उनके रोल को उनका बड़ा बेटा या फिर कोई भी बेटा है, कोई भी बेटी है, ठीक, अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हैं और फैमिली को संभालते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो हमारा सेल होता है वो भी डिवाइड करता है, जिसकी वजह से ओल्डर सेल, डैमेज सेल, डेड सेल रिप्लेस होकर नए सेल आ जाते हैं उसके बदले। ठीक है, अब व्हेन, इस बात को आप लिख लेना, अंडरलाइन कर लो, व्हेन आवर बॉडी ग्रोज इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज सेल गेट बिगर। जो हमारी बॉडी बढ़ती है, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा हुआ, वो मान लो 3 kg का है, ठीक, तो क्या हुआ, उसका वजन टाइम के साथ बढ़ता रहता है, बढ़ते बढ़ते 70-80 kg तक पहुंच जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि जो एक सेल छोटा है वही वो सेल अब बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, क्या सेल का साइज बढ़ रहा है? नहीं, देखिए सेल का साइज तो बढ़ता है, बट सेल का नंबर भी बढ़ता है। तब हम एक ओवरऑल हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट वेट बढ़ने का कारण सेल का साइज बढ़ना
है कुछ हद तक, बट मेन जो है वो है सेल का नंबर बढ़ाना। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, और कहाँ गया, हाँ, जो हमारा जो साइज बढ़ता है वो सर्टेन एक लिमिट तक बढ़ता है। ठीक है, सर्टेन साइज तक बढ़ता है, बट ग्रो जो होता है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, जो होता है सेल डिवाइड होता है, सेल का नंबर बढ़ता है, नए सेल बनते हैं, इसीलिए ग्रोथ होता है। यहाँ एक्टिविटी दी है कि हम ग्रोथ को चेक करने के लिए हमने एक अनियन का लिया। ठीक है, अनियन लिया। अब अनियन जो होता है, देखिए देखिए, कोई भी प्लांट है, ठीक, उसका ग्रोथ कहाँ से होता है, जैसे मान लो ये प्लांट है और ये इसका रूट्स है, तो जो ग्रोइंग पार्ट है ना, ये उसका टिप, ऊपर नीचे के दोनों टिप होते हैं, यही ग्रो करते हैं प्लांट के। इन्हीं के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो ग्रोथ की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनियन का जो रूट्स है इसका यूज़ है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, अनियन को पानी एक जार जार लिया, उसको फिल किया प्लेन वाटर से, और उसमें अनियन बल्ब रख दिया। ऐसा रखा कि जो उसका रूट है वो पानी में डूबा रहे। 5-6 दिन बाद आपने देखा, इसको आप घर पे भी कर सकते हो, रूट वाला। 5-6 दिन बाद देखा कि ये रूट्स इतने लंबे लंबे हो गए, रूट्स का साइज बढ़ गया। तो रूट्स ने क्या किया, ग्रोथ दिखाई है। ग्रोथ कैसे हो रही है, क्योंकि सेल डिवाइड हुए होंगे। तो यही हुआ, 5-6 दिन बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हो, डू यू ऑब्जर्व दैट द रूट इज ग्रोइंग, यस, रूट बढ़ जाएगा। कट 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रेशली ग्रोन रूट एंड ट्रांसफर देम टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिटो एल्कोहल। ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ से 2-3 सेंटीमीटर इस रूट को कट कर लोगे। रूट को कट करने के बाद आप क्या करोगे, इन रूट को फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिटो एल्कोहल में डाल दोगे 24 घंटे के लिए। एसिटो एल्कोहल में इसलिए डाल देते हैं, मतलब एसिटिक एसिड और एल्कोहल में, क्योंकि उतनी ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो एसिटो एल्कोहल इसमें क्या फंक्शन कर रहा है, एसिटो एल्कोहल एज अ फिक्सेटिव की तरह काम कर रहा है। जो फिक्सेटिव होता है वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, हर एक चीज़ का फंक्शन बता दे रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। जो जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है आपका एसिटो एल्कोहल, एसिटो एल्कोहल, ठीक है, रेशियो है 3:1, 3 पार्ट इसका हुआ है और 1 पार्ट, सॉरी 1:3 पार्ट है, सॉरी। जो एल्कोहल है वो इथेनॉल है, ठीक है, 1:3। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक फिक्सेटिव है, फिक्सेटिव फिक्सेटिव का क्या काम होता है, ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको रूट रूट को इसके अंदर रूट को डालोगे, तो आप कट, ये रूट को तुरंत मार देता है, किल कर देता है। ठीक है, ताकि वो जो सेल्स हैं वो और ना बढ़े, उसी जो जो उनकी ग्रोथ की जिस स्टेज पे है वो उसी स्टेज पे रुक जाए। ठीक है, और सेल की जो एनाटमी है, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको उसी तरह प्रिजर्व कर देता है, ये प्रिजर्व कर देता है। उसका दो काम है, ये तो किल कर देगा तुरंत इंस्टेंट, और उसको प्रिजर्व कर देगा उसी वक्त। एसिटो अल्कोहल का ये काम हो गया। अब 24 घंटा उसमें सोक करने के बाद, जब आप उसे ट्रांसफर करोगे 70% इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। इथेनॉल पहले आपने इसमें पुट किया, उसका उसको निकाल के आप 70% इथेनॉल में रख दो, प्रिजर्वेशन के लिए। अब क्या होगा, जो आपके रूट्स हैं 1 to 2 रूट लीजिए जो प्रिजर्व है, उनको वॉश करिए वाटर में, देन प्लेस देम ऑन अ क्लीन साइड। ठीक है, आपने उसको लिया, रूट जो आपने प्रिजर्व करके रखा है उसको निकाला, पानी से वॉश किया, उसको क्लीन स्लाइड के ऊपर रख दिया। ठीक है, मानिए रूट पर रख दिया। अब क्या हुआ, आपने इसमें 2-3 बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ठीक, इस रूट टिप पे। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, इसको सॉफ्टन कर देता है। ठीक है, टिश्यूज को सॉफ्ट बना देता है, जो रूट होता है हार्ड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो सॉफ्ट कर देगा। फिर उसको 10 से 15 मिनट बाद फिर उसको वॉश कर दोगे। ठीक, और उसके ऊपर एसिटो कार्माइन स्टेन डालोगे, जो एसिटो कार्माइन स्टेन होता है, एसिटो कार्माइन स्टेन, एसिटो कार्माइन स्टेन, इसका काम क्या है कि ये आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स को ये स्टेन करता है, मतलब कलर देता है। मतलब अगर इसमें क्रोमोसोम्स हुआ तो वो कलर्स को ले लेंगे और आपको माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे, अगर वो कलर ही नहीं लेगा तो दिखेगा नहीं। ठीक, तो ये जो एसिटो कार्बाइन है ये क्रोमोसोम्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, स्टेन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फंक्शन आपको याद हो गया होगा, ये आपको सॉफ्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कलर प्रोवाइड करता है। एसिटो अल्कोहल ये क्या कर रहा था, फिक्सेटिव की तरह काम कर रहा था। तो आप स्लाइड को 5 से 10 मिनट में ही रख दो, तो जनरली उसको वार्म करो। वार्म करने से क्या होगा ना, ये जो स्टेन का पेनेट्रेशन है, स्टेन अच्छे से हो पाएगा, वो सेल के अंदर अंदर तक जाके इसको क्रोमोसोम्स को स्टेन कर पाएगा, इसलिए जनरली थोड़ा हीट करते हैं। ठीक है, फिर जो है आप ये सब करने के बाद जो टिप है, आप इसको जो उसका टिप वाला पोर्शन है इतना ही रखोगे, टिप वाले पोर्शन में जो बहुत छोटा सा होता है उसको रखोगे। कट द टिप पोर्शन ऑफ रूट ऑन द स्लाइड एंड पुट अ कवर स्लिप। अब देखिए, बाकी निकाल दिए, एक छोटा सा डॉट जैसा स्ट्रक्चर बच गया।
अब इसके ऊपर एक कवर स्लिप रखो, कवर स्लिप एक कांच का टुकड़ा होता है, ऐसे रखोगे और इसको स्क्वॉश करोगे। स्क्वॉश मतलब इसको ऐसे दबाओगे, इसको दबाओगे तो ये क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा, एक सिंगल सेल की लेयर में से फैल जाएगा। ठीक है, फैल फैल जाएगा। फैल जाएगा तो आप इसको चलाए, आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए और आपको सेल के अलग अलग स्टेजेस नजर आएंगे। जैसे ऐसा नहीं कि जो सेल जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको डिवाइड होने के लिए बहुत तामझाम है, ऐसा नहीं कि वो बाइनरी फिजन हुआ, न्यूक्लियस आधा आधा टूट गया, ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में क्या होता है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ठीक है, फिर जाके उस स्टेजेस के बाद सेल डिवाइड होकर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उन स्टेजेस को आप देखने के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म की हो। अनियन जो टिप है, यूकैरियोट है, उसके स्टेजेस को देखने के लिए आपने ये एक्टिविटी, आपको दिखेगा कैसा, वो दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, आपको कुछ ऐसे सेल्स दिखेंगे। देखिए, ये जो सेल्स हैं सब डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं न्यूक्लियस है इसके। ठीक है, और इसमें तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, इधर वाले में। तो मैं आपको दिखा दूं, उधर वाले में कुछ नहीं दिख रहा खास। यहाँ पे जो जूम किया गया है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए जो दोनों जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये थ्रेड लाइक्स जो साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा था, ठीक, वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को, आधे जेनेटिक मटेरियल को एक साइड, आधे जेनेटिक मटेरियल को एक साइड करके अलग कर देता है। इस स्टेज को मेटाफेज बोलते हैं। ये आप आगे 11th में पढ़ोगे बहुत अच्छे से, बस अभी इतना याद रखो। देखो, जो मैंने आपको बताया है, आगे अपने फिर से चैप्टर पे आते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व द सेल ऑफ द अनियन रूट टिप्स। ठीक है, आपने से हाँ दिखेंगे। आर दे सिमिलर इन स्ट्रक्चर, नहीं। डू यू फाइंड स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन दिस सेल, यस। जो हर एक सेल है वो सेल्स जो साइकिल होता है उसके अलग अलग स्टेजेस में हुआ, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक, अलग अलग स्टेज में हुआ, तो आपको हर एक सेल सेल जो है अलग अलग तरीके से दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में, जो जिस अलग अलग स्टेजेस दिखेंगे आपको। ठीक है, तो जितने भी सेल होंगे सब अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग स्टेजेस में है। ठीक है, द सेल ऑफ ग्रोइंग टिप, दिस प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन, स्टेजेस ऑफ डिवीजन। ठीक है, सेल जो होता है डिवाइड करता है कंटिन्यूअसली, उसका रूट टिप। तो डिवाइडिंग सेल को सेल डिवीजन वही है, सेल का डिवीजन होना। देयरफॉर दीस सेल एग्जिबिट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। मैंने आपको बता दी ये बात। कैन यू आइडेंटिफाई विच स्टेज कम फर्स्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या आप पहचान सकते हो कि कौन सा स्टेज पहले आता है? हाँ, पहचान सकते हैं, क्यों नहीं पहचान सकते। देखिए, जो सेल डिवीजन होता है सब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब होता है। तो जनरली क्या होता है, जो पहला स्टेज होता है उसमें अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो उसको अपना जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करके दो टू टाइम्स करना पड़ेगा, तभी तो वो सेल को आधा आधा देगा। ठीक, अगर मान लो अपना कोई जेनेटिक मटेरियल है, कोई सेल डिवाइड होकर देते जा रहा है, तो एक सेल हमेशा एक सेल से दो सेल बनता है। अब जेनेटिक मटेरियल आधा होता जाएगा, फिर इसमें और आधा हो जाएगा, और आधा हो जाएगा, और कम होते होते खत्म हो जाएगा। इसलिए सेल अपना जेनेटिक मटेरियल को डबल करता है डिवाइड होने से पहले। तो अब उसके बेसिस पे जो पहला स्टेप यही होता है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करना। ठीक है, वो प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन के लिए, वो आपको दिखता है। फिर उसके बाद प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, ऐसे अलग अलग फेज आते हैं। प्रोफेज में जो जितने ऑर्गेनल्स होते हैं सब खत्म होने लगते हैं, डिजॉल्व होने लगते हैं। 11th में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अभी इतना याद रखो कि सेल साइकिल होता है, सेल डिवीजन होता है, जिसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। मोस्ट कॉमन जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो मेटाफेज पूछा जाएगा, वो इसी तरीके का पैटर्न होगा। ठीक है, जो कि बहुत रेयर चांस है, नहीं पूछा जाता। अगर आप कोई ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो ही पूछा जाएगा, वो भी मेटाफेज का यही स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरी डे एन एस्टिमेटेड 100 ऑफ बिलियंस ऑफ सेल इन आवर बॉडी आर रिप्लेस्ड। हमारे बॉडी में 100 ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स हर दिन रिप्लेस होते हैं। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल इन आवर बॉडी। ठीक है, ये 100 ऑफ बिलियन ऑफ सेल जो रिप्लेस हो रहे हैं हमारी बॉडी का 1% है। सोचिए हमारी बॉडी में कितने सारे सेल्स होंगे, और उसका 1% हर दिन रिप्लेस हो जाता है। मतलब अगर हम आज पैदा हुए हैं तो 100 दिन बाद क्या हमारे पास बॉडी में पूरे नए सेल होंगे? नहीं। ठीक, तो नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, परमानेंट होते हैं। नर्व सेल, नर्व ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो बनते हैं और फिर डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो विच इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल डिवाइड, बट यूकैरियोट सेल डिवाइड इन मोर कंट्रोल्ड एंड ऑर्डरली मैनर, द प्रोसेस एंड बाय प्रोसेस कॉल्ड सेल साइकिल। जो यूकैरियोट है एडवांस है। ठीक, तो ये अपने हर एक चीज़ को क्या करेगा, कंट्रोल, मोर कंट्रोल में और ऑर्डर में रखेगा। ठीक है, इसी को सेल साइकिल कहते हैं। इसको आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, वहाँ से एक चैप्टर ये पूरा इसी के बेसिस पे। ठीक है, अब सेल, ये अगर आपको ये चीज़ अगर बहुत कम समझ में आई है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बुक का स्कोप इतना कम है कि मतलब आपके लेवल के हिसाब से तो ठीक है, बट मैं उसको बता नहीं सकता, बताऊंगा तो आपको नुकसान ही करेगा। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है,
आपके लिए जो मैंने यहाँ पे जितना बताया उतना उसको अच्छे से समझ लो। याद करने वाली चीज़ें यहाँ से हैं, सेल डिवीजन से जो आपसे पूछी जाएंगी। डेफिनेशन देखो, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल डिवीजन वो प्रक्रिया है जिससे नए सेल्स बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो पुराने सेल्स हैं उनसे नए सेल्स बनते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, रिपेयर, डैमेज टिश्यू एंड रिप्रोड्यूस। इस सेल डिवीजन से क्या होता है, जो हमने पढ़ा है कि ग्रो होता है, ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, डैमेज सेल को रिप्लेस किया जाता है और रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक सेल से मल्टीपल सेल बनते हैं। सम सेल्स सच एज स्किन सेल्स डिवीजन डिवाइड कंटिन्यूसली। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्किन। ठीक, स्किन जो होता है हमारे जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको बार बार इंजरी से, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्किन का बार बार कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। उसका वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। दैट आर लॉस्ट रेगुलरली। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मिटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस। अब देखो, आपको एग्जाम में माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, अच्छे से आप अभी सुनोगे याद हो जाएगा। एग्जाम में यही पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सेल डिवीजन का डेफिनेशन। ठीक, और आपका माइटोसिस और मियोसिस आपसे पूछा जाएगा। जो माइटोसिस होता है ना, वो क्या होता है कि ये बस ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के काम और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम में आता है माइटोसिस। मतलब अगर सेल, जैसे हमारे बॉडी में माइटोसिस होता है हर वक्त, ठीक है, मियोसिस भी होता है, बट मोस्ट कॉमन माइटोसिस है, जो बॉडी का हर एक सेल परफॉर्म करता है माइटोसिस। ठीक है, बॉडी का हर एक सेल माइटोसिस परफॉर्म करता है। बट मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस वहाँ होगा जहाँ सेल, जहाँ आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, बाकी माइटोसिस हर जगह होगा, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और एसेक्सुअल। जहाँ आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे वहाँ क्या आ जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। क्यों? मियोसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। ठीक, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो इंसान है, हर एक इंसान अलग अलग दिखता है, उसकी अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी, विविधता। ठीक है, तो जो चीज़ जितनी डाइवर्स होगी, वो किस वजह से, हमारे ह्यूमंस किस लिए डाइवर्स है इतने, क्योंकि हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मियोसिस है। ठीक, इसीलिए हमारे, या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी यूकेरियोट्स हैं, ठीक है, जो मियोसिस करते हैं, सब के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है, थोड़ी थोड़ी विविधता आती है। तो इसी से जो नेचर होता है वो कुछ को सेलेक्ट करता है और कुछ को रिजेक्ट कर देता है। नेचुरल सिलेक्शन इन्हीं सब चीज़ों से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप उसको भी आगे पढ़ोगे। ठीक है, मियोसिस क्या होता है, मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या लाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इतना याद रखो, अंडरलाइन भी कर लो। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक डाइवर्सिटी में काम आता है। माइटोसिस बाकी सब में काम आता है, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब माइटोसिस, एवरी ह्यूमन बीइंग लाइफ बिगिंस, एवरी ह्यूमन बीइंग लाइफ, सॉरी, एवरी ह्यूमन बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। जो हमारा लाइफ शुरू हुआ है, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, सबकी शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, उसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं। तो सोचिए, हम एक जाइगोट, या फिर जो एक फर्टिलाइज्ड सेल से, एक सेल से शुरू होते हैं। जैसे मान मुर्गी का अंडा है, वो भी एक सिंगल सेल है। तो मुर्गी, इतनी बड़ी मुर्गी एक सिंगल अंडे से बन जाती है। हम ह्यूमंस, हमारा एग जो होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो तो और छोटा होता है। ठीक, उससे हम इतनी जो मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ जो सेल है, वो एक सेल के डिवीजन से बनता है। तो इस सेल में कौन सा डिवीजन होता है, जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है उसमें माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस से क्या होता है, ग्रोथ, ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक, जब तुम्हारी बॉडी एक सिंगल सेल से बार बार माइटोसिस कर करके ट्रिलियंस ऑफ सेल बना देती है और हम एक इंसान बन जाते हैं। दिस वन सेल डिवाइड रेपिटेडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। सेल इंक्रीज इन नंबर थ्रू माइटोसिस। ठीक है, सेल का नंबर बढ़ता है माइटोसिस से। विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन सेल डिवीजन का टाइप क्या है, माइटोसिस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, मियोसिस से होता है। तो हमारी बॉडी को अगर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस कराना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। मायोसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? मायोसिस जो होता है उससे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, तो हमें दोनों की जरूरत है। ठीक, दोनों की जरूरत है। जो माइटोसिस होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर बनाता है फ्रॉम वन पेरेंट। मतलब मान लो, जैसे मान लो हमारा स्किन है, स्किन सेल डिवाइड करेगा, तो जो स्किन बनेगा वो, ऐसा नहीं कि आपका स्किन मान लो बहुत ड्राई है, ठीक है, तो जो नया स्किन बनेगा वो ऐसा नहीं कि बहुत ऑयली होगा, वो भी ड्राई ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पेरेंट सेल था वो भी, उसके अंदर कुछ ऐसी जेनेटिक मटेरियल थी जो उसको ड्राई बना के रखी हुई थी। ठीक, तो जो नया बनेगा वो भी, उसके अंदर भी वही खूबियाँ होंगी।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो वैसा का वैसा ही अपने ऑफस्प्रिंग या फिर जो डॉटर सेल है उसमें ट्रांसफर हो रहा है। ये माइटोसिस की खास बात है। माइटोसिस में कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती, इसमें जेनेटिक आइडेंटिकल ही बनता है। जो डॉटर बनते हैं वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल ही होंगे, हूबहू होंगे। ईच न्यू सेल गेट्स द सेम डीएनए मिलेगा, द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, एज द पेरेंट। ठीक है, ये है माइटोसिस। ये क्या करता है, दिस इंश्योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज लार्जली मेंटेन अक्रॉस द बॉडी। मतलब जो एक सेल से हमारा पूरी बॉडी बन गई, ये माइटोसिस से बनी है। तो जो हमारे बॉडी के जितने भी सेल होंगे सबका जेनेटिक मटेरियल इसी के जैसा होगा, यही होगा, क्योंकि माइटोसिस प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इससे हम अपने बॉडी का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो लार्जली एक जैसा रख पाते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। तभी तो आप किसी के सेल को देख के बता देते हो, उसके डीएनए स्टडी करके बता सकते हो और मैचिंग करके बता देते हो हाँ इसी का बंदा। अब मान लो हर सेल की अलग अलग डीएनए, अलग अलग डीएनए, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, तो उस इंसान की कोई आइडेंटिटी ही नहीं बचेगी। ठीक, तो इसलिए इसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है बहुत, सेल के लिए अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने की। आई होप आपको माइटोसिस समझ में आ गया होगा। माइटोसिस क्या होता है, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। माइटोसिस होता है हमारी लाइफ की जो ओरिजिन होती है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ टाइम डिवाइड करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सेल बनते हैं। वो सेल बन के पूरे बॉडी को बना देते हैं। ठीक है, इसका ये और इससे जेनेटिकली आइडेंटिकल बनते हैं एज पेरेंट, जिसमें सेम डीएनए, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लार्जली मेंटेन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम मियोसिस देखते हैं। जो मियोसिस होता है इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, जो गैमेट्स क्या होता है आपने पढ़ा होगा, ह्यूमंस में होता है स्पर्म, मेल में, फीमेल में होता है ओवम। ठीक, ये क्या होता है, ये जो जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक, जो मियोसिस, जैसे मान लो एक पहले एक सेल रहा होगा, एक कोई सेल रहा होगा, ये डिवाइड किया है, डिवाइड करके इसे बहुत सारे स्पर्म बन गए। ठीक, और इधर से कोई फीमेल सेल रहा होगा, वो डिवाइड करके ओवम बन गया है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल डिवीजन होता है बट उससे गैमेट्स बनते हैं। ये अब इन गैमेट्स में क्या फ़र्क है, गैमेट्स में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है आधा रहता है। जैसे मान लो इसमें हमारे पास क्या होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है एक ह्यूमन के पास, तो पेयर में है ना, इसमें 23 पेयर में है, पेयर में है क्रोमोसोम। बट जब स्पर्म में आएगा तो सिर्फ 23 बचेगा। ये 23 का पेयर इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम। ठीक है, इधर वो जो फीमेल है उसके पास भी 46 क्रोमोसोम है 23 पेयर में। बट जब ओवन में आएगा तो ये सिर्फ 23, स्पर्म में आएगा तो आधा ही आएगा, ओवन में आएगा तो भी आएगा। ठीक, अभी जब जाइगोट में आएगा तो ये दोनों मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 46। तो देखिए, जो जाइगोट है उसमें आधे क्रोमोसोम्स तो मेल से आए हैं, आधे क्रोमोसोम्स तो फीमेल से आए हैं। ठीक, इसीलिए जो दोनों के जो जेनेटिक्स हैं, दोनों के जो जीन्स हैं, वो क्या हो रहा है, मिल के एक नया जाइगोट, एक जाइगोट बनाने, और एक क्रोमोसोम जो है ये फादर से भी सिमिलर है, मदर से भी सिमिलर है, बट दोनों का एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ठीक है, दोनों के फादर से भी सिमिलर होगा, मदर से भी सिमिलर होगा, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। ये 46 की एक अलग कहानी बन गई। इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, मियोसिस में जेनेटिक डाइवर्सिटी इसी वजह से आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गैमेट प्रोड्यूस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे आता है मैंने बता दिया आपका 46 वाला। देयर फॉर चाइल्ड रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स बट आर नॉट एग्जैक्ट द सेम। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप की तरह दिखते हैं बट एग्जैक्ट सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक बच्चे में मदर के भी करेक्टर आ रहे हैं, फादर के भी करेक्टर आ रहे हैं। ठीक, तो मदर और फादर से का मिक्स होगा। ठीक, तो इसलिए वो फादर और मदर का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा बट उससे मिलता जुलता होगा। ठीक है, अब ये चीज़ बताइए, इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस म्यूसिस अकर ओनली इन द सेल्स ऑफ टेस्टिस। जो हम ह्यूमंस हैं उसमें जो म्यूसिस होता है वो सिर्फ टेस्टिस में होगा, टेस्टिस के कुछ सेल्स हैं उन्हीं में होता है, मेल्स में। और फीमेल्स में कुछ सेल्स हैं ओवरीज में। ठीक, उनमें ही म्यूसिस होगा, बाकी सारे सेल बॉडी में सब में क्या होगा, माइटोसिस होगा। बस कुछ ही सेल होते हैं जो टेस्टिस में पाए जाते हैं मेल में, फीमेल में ओवरीज में पाए जाते हैं, उन्हीं के अंदर म्यूसिस होगा। जो बनाते हैं, मेल में क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे, फीमेल में क्या बनाएंगे, एग बनाएंगे। ठीक, अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी तो हायर ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी मियोसिस होता है। ठीक है, अब प्लांट में क्या होता है, मेल पार्ट होता है, जैसे हम ह्यूमंस में मेल पार्टनर होता है, उसी तरह प्लांट के अंदर एक ही प्लांट में, फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है, द मेल पार्ट तो जनरली बहुत ज़्यादा होते हैं, और फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो मेल पार्ट का नाम होता है एंथर,
जो फीमेल पार्ट है उसका नाम है फीमेल पार्ट का नाम है ओवरीज ही नाम होता है इसमें भी, ठीक है। फीमेल पार्ट का नाम ओवरीज ही। तो ये एंथर से जो इसमें जो जाता है वो पॉलन ग्रेन, जैसे हमारे में नाम है स्पर्म, उसमें क्या होता है पॉलन, या मेल गैमेट बोलते हैं। वो यहाँ से जाता है फीमेल में, और फीमेल में एग होता है यहाँ पे नीचे पर, ठीक है। यहाँ एग होता है तो दोनों फ्यूज करके और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर जाइगोट जैसे हमारे में बनता है वैसे उस उनमें भी बनता है, ठीक है। तो बस ये याद रखना, जो मेल पार्ट है उसको पॉलन ग्रेन है, फीमेल पार्ट ओवरी है। जो एग बनता है इन मियोसिस द प्लांट सेल डिवाइड ट्वाइस, parent cell divide twice and after one after other to form four daughter cells, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ। इसको अंडरलाइन कर लो। फर्स्ट डिवीजन में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। सेकंड डिवीजन में क्या होता है, इज सिमिलर टू माइटोसिस वेयर ईच डॉटर सेल डिवाइड इनटू टू, दस फॉर्मिंग फोर डॉटर सेल। यहाँ देखिए मियोसिस का जो प्रोसेस है उसको समझाया गया है, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, देखिए मियोसिस में एक पेरेंट सेल से मतलब मान लो चार सेल बनते हैं। ये मान लो मेल है, एग्जाम्पल के लिए मान लो मेल मेल सेल है जो टेस्टिस का एक सेल है जिसके अंदर मियोसिस हो रहा है, वो मान लो। तो कोई भी डिवीजन से पहले हमको जो जेनेटिक मटेरियल है वो कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए जेनेटिक मटेरियल के क्या होता है, डबलिंग होता है। जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होके मतलब पहले उसका रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, जब वो डबल हो जाएगा तब डिवीजन का प्रोसेस इनिशिएट होता है। सेल साइकिल आप 11th में इसको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब ये देखिए एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था इस सेल में, ठीक है। अब जब यहाँ पर आया तो इसमें जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, तो ये क्रोमोसोम का एक जुड़वा बन गया, ठीक, मतलब इस क्रोमोसोम का एक पेयर बन गया। ये क्रोमोसोम हो गया, मतलब ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रैंड था, ये बोला एक ही, अभी भी वन एक ही क्रोमोसोम बोला जाएगा, इसको भी एक ही क्रोमोसोम बोला जाएगा, ठीक है। क्यों, देखो जो क्रोमोसोम की काउंटिंग होती है, जैसे मान लो ये एक ही हो गया, उसकी काउंटिंग सेंट्रोमियर से होती है, सेंट्रोमियर से होती है। बता रहा हूँ आपको, अच्छे से बता रहा हूँ, इस चीज़ को अभी याद रखोगे, मुझे 11th में इसको लेके बहुत कंफ्यूजन हुई थी। जो क्रोमोसोम होता है उसके बीच में एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे सेंट्रोमियर होते हैं। तो जो क्रोमोसोम की काउंटिंग होती है इसी से होती है। अगर ये जितना इसको गिन लोगे उतना ये हम बोलेंगे उतना ही क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस केस में देखो एग्जाम्पल के लिए, इसमें दो सेंट्रोमियर है, मतलब एक क्रोमोसोम। अब जब ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का जब डबलिंग हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो नया जेनेटिक मटेरियल बना वो भी ऐसे ही बना और इसी से क्रॉस हो गया। अब ये बिल्कुल, ये देखो, ये वाला जो नया वाला बना है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका कॉपी है, और ये वाला जो बना है ये इसका कॉपी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम सेम रहे, क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं आया, भले ही जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, बट क्रोमोसोम अभी भी दो हैं, पहले भी दो थे, अभी भी दो हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम अब ये सेल जो है डिवाइड करने के लिए रेडी हो गया। ये प्रक्रिया मियोसिस और माइटोसिस दोनों में कॉमन है, जेनेटिक मटेरियल का डबलिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि रेडी हो गया डिवाइड करने की। अब ये क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, मियोसिस वन होगा, या फिर, ठीक है, इसको मियोसिस वन बोलते हैं, ठीक है। मियोसिस वन जो पहला स्टेप होता है, स्टेज वन या स्टेप वन। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये क्रोमोसोम इधर चला गया और ये क्रोमोसोम इधर चला गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, हम बोलेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल हो गया या फिर जो क्रोमोसोम हो गया आधा आधा हो गया। पहले देखिए इसमें दो क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, इसमें दो प्रेजेंट थे, अब इसमें क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम बचा है, एक ही क्रोमोसोम बचा है, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर है। इसमें दो सेंट्रोमियर है, इसमें दो सेंट्रोमियर है, इसमें दो सेंट्रोमियर है। तो इसलिए क्या हो गया, इसमें रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं इसको। इसमें जेनेटिक मटेरियल जो पहला मियोसिस वन होता है, इसमें भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है, द फर्स्ट डिवीजन द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ। पहले इसमें दो था, अब इसमें एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। दो सेंट्रोमियर है, इसमें एक सेंट्रोमियर एक सेंट्रो, तो इसलिए क्रोमोसोम हाफ हो गया। अब जो मियोसिस टू है, इस प्रोसेस को मियोसिस वन बोलते हैं, ठीक, इसको मियोसिस टू बोलेंगे, ठीक है। ये जो टू वाला है ये माइटोसिस की तरह, ये सेम टू सेम, जैसे ये दो बन गया, अब ये क्या होगा, ये सेंट्रोमियर से अलग हो जाएगा और ये एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखो अब इसमें क्या हुआ, इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं है, इसमें एक सेंट्रोमियर था, यहाँ पे एक सेंट्रोमेट है, एक सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो जो रिडक्शन डिवीजन हो रहा है वो मियोसिस वन में हो रहा है, ठीक। अब इससे देखो चार बन गए, एक एक पेरेंट सेल था उससे चार हमारे गैमेट्स बन गए, ठीक है। यही है आपका मियोसिस का पूरा प्रोसेस। द सेकेंड डिवीजन इज सिमिलर टू द सेकेंड डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस वेयर ईच डॉटर सेल डिवाइड इनटू टू, 10 फॉर्मिंग फोर डॉटर्स है, ठीक है।
जिसकी वजह से विद हॉल्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, जो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे यहाँ पे 2 थे, अब इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम का रिडक्शन, पहला वाला जो उसमें क्रोमोसोम का रिडक्शन हुआ, तो इसलिए रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। इस वाले डिवीजन में क्रोमोसोम का कोई रिडक्शन नहीं हुआ, पहले 1 था, अभी 1 है। ठीक है, इसको जस्ट लाइक मियोसिस 2 को माइटोसिस की तरह भी हम बोलते हैं। ओके, जब मैं 11th में था ना, मैं इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, बट मैंने इस टॉपिक को 11th में भी ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक, बट मैंने इसको बहुत ध्यान से खोज खोज के अलग अलग जगह से पढ़ा और समझा। ठीक, तो अब मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी, और मैंने आपको भी इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जब ये सेल मिलेगा, मान लो ये फीमेल से मिला, ठीक, ये और ये मिल गए, ठीक, ये और ये मिल गए, तो ये क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। ठीक, मतलब एक ही सेल के अंदर 2 ऐसे ऐसे क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब ये देखिए, क्या हमारे पास जाइगोट बनने के बाद ये जो पेरेंट सेल है हमारा, ठीक, इसमें जितने क्रोमोसोम है इसमें भी इतने क्रोमोसोम है। हाँ, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक, इसलिए जो जाइगोट बन जाता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद सेल होता है, उसके बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो रिस्टोर हो जाता है। द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड। देखिए, बताया, इस चैप्टर को आप 11th में अच्छे से पढ़ोगे। अब आपके इसमें छोटे से छोटे, मतलब छोटा सा टॉपिक एक और बचा है, सेल डिवीजन। उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ब्रिजिंग द साइंस एंड सोसाइटी, आपने पढ़ा होगा, आईवीएफ पढ़ा होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा होगा, टिश्यू कल्चर पढ़ा होगा। ठीक, ये इसी पे बेस्ड है। देखिए, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड मेथड्स टू ग्रो प्लांट्स साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड मेथड टू ग्रो प्लांट्स एंड एनिमल सेल आउटसाइड द सेल बॉडी इन स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर। साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे मेथड बनाए हैं जिससे वो प्लांट को और एनिमल्स को बॉडी के बाहर ग्रो कर सकते हैं, जिसको सेल कल्चर बोला जाता है। दिस सेल आर टेकन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनिज्म से सेल निकाला जाता है, एंड प्लेस इन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, उनको न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखा जाता है, जिसके वजह से वो सेल का ग्रोथ होता है, मल्टीप्लाई होता है। और इस कल्चर को सेव करने के लिए राइट टेम्परेचर, एसिडिक या अल्कलाइन कंडीशन, मॉइस्चर, और अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल मतलब क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, किसी का इन्फेक्शन ना हो पाए, सबको मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए सेल कल्चर इज क्रूशियल फॉर स्टडिंग हाउ सेल वर्क, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स, फूड, मेडिसिन, वैक्सीन। सेल कल्चर का इसलिए बहुत सारा यूज़ है, क्रूशियल है, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। सेल को स्टडी करने के लिए हम वो सेल कल्चर करते हैं, जैसे हम केमिकल्स बनाते हैं, फूड बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस मस्ट अकर इन अ प्रॉपर एंड कंट्रोल मैनर। जो माइटोसिस और मियोसिस है, ये कंट्रोल मैनर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्रोल मैनर में नहीं हुआ तो दिक्कत की बात है, तो बीमारी हो जाएगी हमें। अगर मान लो मियोसिस ठीक से नहीं हुआ और माइटोसिस ठीक से नहीं हुआ, तो क्या होगा, अगर इन सब प्रोसेसेस में कोई भी एरर आया, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी बॉडी में। क्या होगा, अगर माइटोसिस में दिक्कत हुई तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमर्स बन जाएंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, और इसमें अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, जैसे जो कैंसर होता है ना, उसमें भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। कोई ट्यूमर बनता है तो उसमें भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। उसमें दिक्कत कहाँ आती है, माइटोसिस में दिक्कत आती है। अगर माइटोसिस में दिक्कत है तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, ट्यूमर बनेगा, कैंसर बन जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर यही मियोसिस में दिक्कत हो गई तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, जेनेटिक बीमारी। आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी सितारे ज़मीन पे, उसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। तो वो उस तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर मियोसिस में अगर एरर हुआ है तो उस तरीके का होगा। इसके वजह से क्या होगा, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकल फीचर्स में दिक्कत आ सकती है बच्चों के। ठीक है, फॉल्टी मियोसिस में ऑल्सो कॉज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस एंड रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। ठीक है, अगर किसी का फॉल्टी मियोसिस है तो प्रेगनेंसी अर्ली लॉस हो जाती है, मतलब कम उम्र में ही मदर की प्रेगनेंसी क्या होती है, अब या तो अबॉर्शन हो जाएगा या फिर स्टिल बर्थ हो जाता है। ठीक है, अबॉर्शन अगर इंडिया में क्या है, अगर 20 वीक से पहले किसी फीटस की डेथ डेथ होती है तो उसे हम अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक, अगर इसके बाद होती है तो हम उसे स्टिल या फिर इंट्रा इंट्रा यूट्राइन डेथ बोलते हैं। ये एमबीबीएस वगैरह में बताया गया है, अब इसको आप पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, ओके। तो अगर इन सब क्रोमोसोमल जो अनोमली या जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस के, या फिर फर्टिलिटी को भी घटा सकते हैं मदर में। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक जो है सेल थियरी। सेल थियरी जो है यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी है। ये क्या है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि जो सेल है हमारा, ये जो सेल की थियरी है, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जोड़ देता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब, ये थ्योरी है जो सबके ऊपर लागू होता है, सबको जोड़ देता है। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के ऊपर भी लागू होगा, जो कि सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है।
और हम ह्यूमंस दुनिया के अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म है, और ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। इसीलिए इसको यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी बोला गया है। ठीक है। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से बने हुए हैं। ठीक है। अब इसी चीज़ को दो ऑर्गेनिज्म ने, मतलब दो साइंटिस्टों ने अलग अलग, एक बोटैनिस्ट थे जो प्लांट की स्टडी करते हैं, एक जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने अपने अपने फील्ड में देखा कि जो बोटैनिस्ट थे उनका नाम है मैथियास सिल्डन। ठीक है। मैथियास सिल्डन जो थे, या स्लाइडन, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, स्लाइडन, मैथियास स्लाइडन जो थे, इन्होंने, एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं सब सेल से बने हैं। और एक जर्मन जूलॉजिस्ट है, उसके एक साल बाद ही देखिए, जैसे इन्होंने बोला 1838 में, 1839 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान ने भी एक बोला कि जितने एनिमल्स हैं सब सेल से बने हैं। मैथियास स्लाइडन ने बोला जितने प्लांट्स हैं सब प्लांट सेल से बने हैं। और जो जर्मन जूलॉज थियोडोर स्वान थे, दोनों जर्मन है, उन्होंने बोला कि जितने एनिमल हैं वो भी बने हैं। इसका मतलब प्लांट और एनिमल जब इससे बने हैं, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या बने हैं, किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ठीक है। इसके बाद 1855 में जर्मन, ये भी जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि रुडोल्फ वर्काउ, या फिर वर्चाओ, रुडोल्फ वर्चाओ ने बताया, एक सेल थ्योरी दिया। ठीक है। फर्दर एक्सपेंडेड सेल थ्योरी बाय स्टेटिंग दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। तीनों की बातों को मिलाकर सेल थ्योरी बना दी गई। जो मैथियास स्लाइडन थे उन्होंने प्लांट वाली बात करी कि जितने प्लांट से सब सेल से बने हैं। जो थियोडोर स्वान थे उन्होंने बोला कि जितने एनिमल हैं वो सब सेल से बने। रुडोल्फ वर्काओ ने, इन्होंने बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनेंगे, पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टेंट सेल से बने थे। तो इसी को मिला के बन गया हमारा सेल थियरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल बीइंग। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। ये देखिए, ये तो बात समझ में आ रही है, ये वाली बात, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर सब सेल से ही बने हैं, ठीक है, तो जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक। और सेल के अंदर जितने भी लाइफ को मेंटेन करने वाले प्रोसेसेस हैं सब पाए जाते हैं, तो इसलिए सेल जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ही हो गया। तो इन चीज़ों को मिला के हमारा सेल थियरी बन गई। डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर। क्या जो सेल हैं वो हमेशा बढ़ते हैं और डिवाइड होते हैं? ठीक है। सेल ग्रो एंड डिवाइड इन अ कंट्रोल्ड वे, स्टे इन अ राइट प्लेस, कैरी आउट देयर फंक्शन एंड इवेंचुअली डाई। जैसे हम हैं इस दुनिया में आते हैं, ठीक है, अपना काम करते हैं और एक दिन चले जाते हैं, उसी तरह जो सेल है, सेल भी बढ़ते हैं, डिवाइड होते हैं कंट्रोल्ड वे में। ठीक है। और अपनी जगह पे रहते हैं। जैसे मान लो लिवर का सेल है तो लिवर में ही रहेगा, किडनी में नहीं जाएगा। ठीक। और किडनी का सेल है तो किडनी में ही रहेगा। ठीक है। लीफ का सेल है तो लीफ में ही रहेगा। अपनी जगह पे रहते हैं, अपना फंक्शन करते हैं, और एक दिन आने पे डाई हो जाते हैं, जब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब उनकी ज़रूरत खत्म होती है तो वो खुद डेथ हो जाती है। डेड सेल रिप्लेस होते हैं नए सेल से जो सेम फंक्शन करते हैं। दस एवरी सेल है डेफिनेट लाइफ स्पेन, इसलिए हर सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पेन है। ठीक है। डेफिनेट मतलब एक फिक्स, निश्चित लाइफ स्पेन है। इफ सेल डू नॉट डाई व्हेन दे शुड, और इफ दे डाई टू अर्ली, ठीक है, कैन अराइज, डाइज टू अर्ली, प्रॉब्लम कैन अराइज इन द बॉडी। अगर सेल समय से नहीं मर रहा है या फिर बहुत जल्दी डेथ हो जाए तो हमारे बॉडी में दिक्कत आ सकती है। जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लो, अगर कोई कैंसर बन गया, ठीक, कैंसर बनता है इसी से जो सेल अगर डाई नहीं करता, अगर सेल नहीं मर रहा है तो कैंसर बन जाएगा। अपने जितना उसका लाइफ स्पैन है उससे ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है तो उसके अंदर म्यूटेशंस या फिर जो एरर्स होते हैं डीएनए में वो कलेक्ट होते जाएंगे और वो कैंसर बन जाएगा। ठीक है। कैंसर सेल्स डाई नहीं होते, ठीक है, वो डिवाइड करते रहते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहते हैं। और अगर सेल में कोई डिफेक्ट है तो वो जल्दी मर जा रहा है तो भी दिक्कत है। जैसे मान लो हमारी बॉडी में सिकल सेल एनीमिया हो गया या फिर हीमोफीलिया हो गया, ये सब आरबीसी की बीमारी है, रेड ब्लड सेल की बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो सेल होता है आरबीसी 120 डेज का लाइफ साइकिल होता है, हमने ऊपर पढ़ा। ठीक। बट इसमें क्या होता है, सेल जल्दी मर जाता है। ठीक। तो सेल अपने फंक्शंस को 120 डेज तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है, हमें बीमारी हो जाती है। तो सेल अगर जल्दी मर जाए तो भी दिक्कत है, अगर लेट में मरे तो भी दिक्कत है। ठीक है। उसका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है और तब उसको वहाँ तक जीना जरूरी है। ठीक है। इन मेनी सेल्स द सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप्स व्हेन सेल कम्स इन कांटेक्ट विद द नेबरिंग सेल। ठीक है। ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसको बोलते हैं। जैसे मान लो कोई सेल है, अगर वो अपने बगल वाले सेल के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको लग जाएगा कि मैं बहुत तेज़ डिवाइड कर रहा हूँ या मैं बहुत तेज़ ग्रो कर रहा हूँ।
मुझे कैंसर नहीं बनना है, तो बॉडी में ऐसे सिग्नल रिलीज करेगा कि वो अब आगे ग्रोथ करना बंद कर देगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। कोई एक सेल है, उसके बगल में कोई सेल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक, इसको प्रेशर डाला तो ये जो सेल होंगे ये कॉन्टैक्ट में आने के बाद अपनी ग्रोथ को रोक देंगे, इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बट कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर बनता है। प्लांट सेल ग्रो डिफरेंटली, प्लांट सेल में क्या होता है, अलग तरीके से ग्रो करते हैं। प्लांट सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्लांट का रिजिड सेल वॉल होता है, इसलिए उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता, तो प्लांट सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं पाया जाता, इसलिए वो डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ करते हैं। Even though cells are extremely tiny, they perform remarkable functions. They produce energy synthesis and secrete substances divide to form new cell. देखिए जो एक सेल है, जिंदा रहने के लिए जो हम लाइफ में सब कुछ करते हैं, सारे फंक्शन सेल परफॉर्म करता है। एनर्जी बनाता है, ठीक है, सिंथेसिस करता है चीज़ों को, सिक्रीट करता है चीज़ों को, और रिप्रोड्यूस भी करता है। तो इसीलिए सेल को फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला है। और ये अलग अलग सेल एक साथ मिलकर एक बॉडी को चलाते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम बैक्टीरियम टू जायंट ट्री मेड अप ऑफ सेल, एंड यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टाइनी हार्ड वर्किंग सेल। ये मेरा बेस्ट लाइन है इस चैप्टर का, कि हम इंसान भी जो है इन्हीं सेल्स की हार्ड वर्क का नतीजा है, जो एक सिंगल सेल से लाइफ शुरू हुई और हम इतने डाइवर्स, इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बन पाए हैं, ठीक है। और कुछ इसमें देखना है आपको चैप्टर में, ये वाला देख लो आप, प्रोग्राम सेल डेथ, ये गो बियॉन्ड है। प्रोग्राम सेल डेथ आपको मिलेगा अगर आप एमबीबीएस करोगे, ठीक, तो उसमें प्रोग्राम सेल डेथ अच्छे से बताया गया आपको, पैथोलॉजी में बताया जाएगा, ठीक, प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी में बताया जाएगा, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आप पढ़ोगे। इसमें प्रोग्राम सेल डेथ बताया, इसका दूसरा नाम होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, ठीक, एपो मतलब खुद से, टोसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो खुद से जो सेल अपने आप खुद को मार ले, या उसे सुसाइड बोलते हैं, सेल सुसाइड ये भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब सेल का काम खत्म हो जाता है, सेल का फंक्शन खत्म हो जाता है, तो सेल के अंदर एक प्रक्रिया चलने लगती है, ठीक, जिससे सेल अपने आप को खुद खुद को किल कर देता है। अगर वो किल नहीं करेगा तो कैंसर बन जाएगा, अगर ये प्रक्रिया डिफेक्टिव हो गई तो कैंसर बन जाएगा, ठीक है, कैंसर बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। ये जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रक्रिया है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। जो सेल बूढ़ा हो गया है, जिसका फंक्शन खत्म हो गया है, उन्हीं का डिस्ट्रक्शन करने का जरिया है ये किस लिए ज़रूरी है, नॉर्मल डेवलपमेंट होता रहे, सेलुलर क्वालिटी कंट्रोल रहे, इम्यून फंक्शन होता रहे बढ़िया, ठीक है, इन सब के लिए ज़रूरी है। जब एम्ब्रियो हमारा डेवलप करता है, उसमें जो आपके फिंगर्स वगैरह बनते हैं, अगर ये अपोप्टोसिस ना हो तो आपके फिंगर्स में जो कट ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे जो शेप है, यहाँ की जो सेल होती है ये पहले होती है, ये इनकी डेथ हो जाती है, अपोप्टोसिस होता है, ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है, जिसकी वजह से आपके फिंगर्स होते हैं गड्ढे बन पा रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपके डिजिट वेब्ड होंगे, जैसे बत्तख के पैर होते हैं ऐसे, इस टाइप के पैर होंगे बत्तख की तरह, जैसे मान लो ये फिंगर हो गया, ये फिंगर हो गया, तो ऐसे ऐसे पैर होंगे आपके बत्तख, इसमें जो ऐसे गड्ढे बने वो नहीं बन पाएंगे, ये अपोप्टोसिस की वजह से होता है, ठीक। अगर नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये प्रक्रिया नहीं चलेगी। ओके, और कुछ है, ये मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया है। अब ये देखो, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ये बताया था कि अगर हमें प्लांट सेल को ले, उससे हम पूरे प्लांट को बना सकते हैं। एक सेल से, प्लांट का कोई भी सेल ले लो, उससे हम पूरे प्लांट को बना सकते हैं। इस मतलब इस एबिलिटी को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, मतलब एक सेल से पूरी बॉडी बन सके, ठीक, इस इस स्पेशल फीचर को टोटीपोटेंसी बोलते हैं। यह सेल के बारे में बताया, मैलिग्नेंट, नॉन मैलिग्नेंट। देखो, जो ट्यूमर होते हैं या बिनाइन होगा या मैलिग्नेंट होगा। बिनाइन मतलब जहाँ पर है वो वहीं पे बना रहे, जैसे मान लो फिर को किसी को गांठ हो गई, ट्यूमर हुआ है, तो जो जहाँ पे है वहीं पे बना रहे। मैलिग्नेंट मतलब क्या है, कि ये जो कैंसर हुआ है या ट्यूमर हुआ है, ये पूरी बॉडी में फैल जाए, इसी को मैलिग्नेंसी बोलते हैं, ठीक है। यही लिखा है, कैंसर ट्यूमर, जो कैंसर होता है, कैंसरस होता है, मैलिग्नेंट होता है, वो बॉडी में इन्वेड करके हर एक जगह फैल जाता है और नए ट्यूमर बनाता है जहाँ जहाँ जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में मेरे साथ मज़ा आया होगा। हमने इसको बहुत ही डिटेल में कवर किया है, इस चैप्टर को हमने लगभग 3 घंटे इस चैप्टर को डेडिकेट किया है, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सको, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक। आप इस वीडियो को कम से कम, तीनों वीडियो को एक बार देखो और आपको ये चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। मैं अपना टिप्स बता रहा हूँ कि मैं इसको, इन चैप्टर्स को कैसे याद करता था। मेन इसमें ये ऑर्गेनल्स हैं, उनके फंक्शंस वगैरह आपको याद करने हैं, तो आप एक और पहले ये रीड कर लो या वीडियो देख लो,
जैसे मैंने आपको समझा दिया है, तो आप बुक से रीड करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इन ऑर्गेनल्स के बारी-बारी से पढ़ोगे, आँख बंद करके उसके फंक्शंस को रिवाइज़ करने की कोशिश करोगे, ठीक है? जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएँगी, अभी आप उनको एज़ अ रट लो, ठीक है? आप उसको आगे चल के पढ़ने ही वाले हो। अगर बहुत प्रेशर डालोगे दिमाग पे, क्योंकि आपका सिलेबस अच्छा खासा है 9th है, ठीक है? तो आपको सबको एक टाइम डिवाइड करके देना है, ठीक है? बट अगर आपको क्यूरियोसिटी कुछ ज़्यादा हो रही है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है? किसी चीज़ को जानने की इच्छा हो रही है, बिल्कुल देखो। बट मैंने इस चैप्टर में इतना सब कुछ कवर कर दिया है कि आपको बाहर से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? मैंने इसमें बहुत एडवांस चीज़ें भी बताई हैं आपको, बहुत ऊपर की चीज़ें भी बताई हैं, ठीक? और आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए चैप्टर्स को। कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक? मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर देखूँगा और उसको रिप्लाई करूँगा। अगर मुझे उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाना पड़े तो मैं बना दूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट बने, अच्छा साइंस का स्टूडेंट बने, ठीक? अच्छे से पढ़े, अच्छा स्कोर करे, अच्छा परफ़ॉर्म करे, ठीक? क्वेश्चन करने वाला बंदा बने, जानने वाला बंदा बने। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरे ये वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ उनको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए, ठीक है? और थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। और मैं अगला चैप्टर जल्द ही अपने चैनल पे ले आऊँगा, तो उसके लिए चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे मेरे वीडियो को अपलोड करते ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।